अप्रत्यक्ष कर हम बीकॉम फाइनल के अप्रत्यक्ष कर के अध्याय में हम इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। अप्रत्यक्ष कर राज्य आबकारी शुल्क इकाई भाग 1। इसमें हम मुख्य रूप से प्रावधान क्या है, हमें आयात निर्यात पर प्रतिबंध क्या है, परिवहन पर प्रतिबंध क्या है, उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या यथोचित उपबंधन है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं तपेश चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से आपको इस अध्याय के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम ये जानें कि आबकारी अधिनियम या जिसे पूर्ण नाम कहा जाता है छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम, जिसमें मादक पदार्थों के आयात निर्यात परिवहन के विनिमय के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। वैसे इस अध्याय के अंतर्गत धारा 8 से लेकर 10 तक के बीच पूरी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पहला कहा जाता है आयात निर्यात पर प्रतिबंध। आयात निर्यात पर प्रतिबंध सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, आम नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक पारिवारिक दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अंतर्गत मूल रूप से ऐसे पदार्थों के आयात निर्यात और परिवहन पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। सबसे पहले ये कहा गया है राज्य की सीमाओं, यह मामला पूर्ण रूप से राज्य के अंतर्गत होता है। हमारा देश संघीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संचालित है। कुछ नियम और प्रावधान राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, कुछ मामलों पर राज्य को विशेषाधिकार के रूप में यह अधिकार प्राप्त है, जिसमें यह आबकारी कार्य का भी विभाजन राज्य संघीय राज्य की व्यवस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य में या उसके किसी विशिष्ट निर्देश क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के कोई मादक द्रव्य के आयात या निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का उसे अधिकार प्राप्त है। तो वह सबसे पहले यह प्रतिबंधित करता है कि इन क्षेत्रों में जो मादक पदार्थ है वह बेचा जाना है, नहीं बेचा जाना है, बेचा जाना है तो किस मापदंड का भेजा जाना है, उसका परिवहन वहाँ से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या वह स्थानीय रहेगा या राज्य के बाहर से आएगा। इसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मादक पदार्थों के विनिर्माण के लिए, उसके बनाए जाने के लिए, उसके उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं, उसमें भी नियंत्रण करने, उसके संग्रहण करने, उसके उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने पर यथोचित उपबंध या सीमाएं निर्धारित होती हैं। सबसे पहला बिंदु आता है आयात निर्यात और परिवहन पर रोक लगाने की शक्ति है। राज्य सरकार की जो आबकारी अधिनियम है उसकी धारा 8 के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने अधिसूचना जारी करके राज्य के किसी विशिष्ट निर्देश क्षेत्र या संपूर्ण राज्य में मादक पदार्थों के आयात निर्यात और परिवहन पर रोक लगा सकती है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति उस निर्देशित क्षेत्र पर मादक पदार्थों का आयात निर्यात या परिवहन नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरी बात आती है आयात निर्यात परिवहन पर प्रतिबंध। यह तो शक्ति मिली, उसके बाद हम देते हैं उसके परिवहन के बारे में। धारा 9 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राज्य की अनुमति के बिना मादक पदार्थों का आयात निर्यात या परिवहन नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो अपने साथ लेके चले जाए, या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी ले जा रहा है तो उसमें रख के ले जाए। ये मादक पदार्थों के इस प्रकार के परिवहन पर बिना अनुमति की एक सीमा से अधिक किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का अपने साथ परिवहन नहीं कर सकता। राज्य की अनुमति के बिना मादक पदार्थों का आयात निर्यात या परिवहन में ले जाना गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है आयात निर्यात एवं परिवहन की अनुमति प्रदान करने की स्थितियाँ। अगर हमको आयात निर्यात करना है, परिवहन में हमको लेके जाना है, तो उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पहला, शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान, इसके लिए एक निर्धारित दर से शुल्क तय की गई है। वह 20%, 30%, 40%, 45%, 48% जो राज्य सरकार ने निर्धारित की है, उस शर्तों को, उन नियमों को पालन करते हुए मादक पदार्थों को वह ले जा सकता है। और हर प्रकार के मादक पदार्थों के लिए अलग अलग दर होता है। यह शुल्क कोई नगद में नहीं बल्कि चालान के माध्यम से राज्य के कोषालय
जिसे इंग्लिश में ट्रेजरी कहते हैं, स्टेट ट्रेजरी ऑफिस में जमा कराना होता है और उसकी विधिवत अनुमति लेनी पड़ती है कि आप उसे ले जाएंगे, उपयोग करेंगे, क्या है, उसके आधार पर यह स्वीकृति प्राप्त होती है। तो पहला आता है शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है। बॉन्ड भरकर आयात करना, इसके बाद फिर हमको बॉन्ड भरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आयात करेंगे। बॉन्ड भरने में क्या क्या रहती है, उन विशिष्ट परिस्थितियों का जिसमें शुल्क का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है का उल्लेख करते हुए आपको बॉन्ड भरना होगा कि उसे हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, शासन की अनुमति प्राप्त है, हम लाइसेंस होल्डर हैं। उनके कई शर्तें जो मादक पदार्थों के आयात निर्यात के लिए आवश्यक निर्धारित मापदंड है, उपबंधों को ध्यान में रखते हुए कि उसका मैं पालन करूँगा के आधार पर ही अनुमति प्रदान की जाती है। तीसरा आता है शर्तों का परिपालन। शर्तों का परिपालन कैसे होता है, आपको शर्त बताना पड़ेगा। कुछ शर्तें होती हैं जिसका पालन करना पड़ता है। मादक पदार्थ आयात निर्यात करने के लिए आपको सीलबंद ले जाना है, ओपन ले जाना है। क्या शर्तें हैं, वह किस प्रारूप में जाएगा। कुछ ज्वलनशील हो सकती है, कोई उससे प्रदूषण फैल सकता है, उससे किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इन सब चीज़ों को, मापदंडों को पालन करूँगा, उन शर्तों का निभाऊँगा, ऐसा एक वचन पत्र देना पड़ेगा। और उसके आधार पर किस स्थान पे जाएगा, कौन लेके जाएगा, कहाँ पे उतरे पहुँचेगा, वहाँ जाने के बाद उसका सत्यापन करवाना पड़ेगा, प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा कि सामग्री बीच रास्ते में खुली तो नहीं है, अवैधानिकता तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो वह अवैधानिकता की श्रेणी में आएगा और वह दंडनीय होगा। चौथा पॉइंट, आयात निर्यात और परिवहन के लिए पास। इसके लिए धारा 10 में उल्लेख किया गया है कि जब ये सब मापदंडे, शर्तों का बॉन्ड भर, पहले उससे शुल्क पटा दिया, फिर उसे बॉन्ड भी भर दिया, शर्तों का पालन करने का वचन दे दिया, उसके बाद उसको परिवहन के लिए पास मिलेगा। कौन से वाहन से जा रहा है, उसको चलाने वाला कौन है, उसमें बैठने वाले कौन हैं, कितनी मात्रा में रखी गई है, कितने इकाई में रखी गई है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख करते हुए एक पास जारी करवाना होगा। उसके लिए कलेक्टर के से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कोई भी मादक पदार्थ को जब आपको एक ज़िले से बाहर ले जाना हो या ज़िले के अंदर भी परिवहन करना हो तो जिला कलेक्ट्रेट से आपको उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। शासन के द्वारा निर्धारित कुछ विशिष्ट प्रकार के मादक द्रव्यों को आयात निर्यात करने के लिए केवल आबकारी आयुक्त ही अनुमति दे सकता है। वहाँ पे कलेक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे उसे आयुक्त से अनुमति लेना पड़ेगा और कलेक्टर के संरक्षण और दिशा निर्देश पर उसको अनुपालित करना होगा। ऐसे पास किसी भी निश्चित अवधि के लिए होगा, वो 24 घंटे के लिए होगा, 6 महीने के लिए होगा, 3 महीने के लिए होगा, 1-2 दिन के लिए होगा। यह समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा पे ही उसका पालन करना होगा। अगर पास का समय निकल गया तो उसका परिवहन अवैध और अनैतिक हो जाएगा, उसमें दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। ऐसे पास भी हो सकते हैं या केवल ऐसे विशेष अवसर या विशेष उपदेश के लिए भी हो सकते हैं जो किसी कार्य की या समय की या घटना के घटित होने पर प्रभावित हो। पास के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए अतिरिक्त शुल्क, परिवहन की अनुमति के लिए अलग से शुल्क देना नहीं पड़ता। जो शुल्क आपने पटा दिया, जो अनुमति पत्र आपको मिल गया, जो आपको बॉन्ड मिल गया, आपने जो शर्तें निर्धारित कर ली, उसके बाद आपको पास लेने के लिए किसी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। फिर आता है शुल्क जो है चुका देने के बाद विदेशी मदिरा के हेतु पास। हमने पास के लिए अब आवेदन किया, अब वो पास प्राप्त हो गया। अब हम उसके आधार पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उचित नियंत्रण और निर्देशानुसार पालन करते हुए भेजा जा सकता है। उसकी अनुमति के बिना राज्य के बाहर या राज्य के बाहर से मंगाया जाना या राज्य के अंदर उसका परिवहन किया जाना सख्त मनाही होती है। विदेशी मदिरा का आयात। विदेशी मदिरा का आयात कैसे होगा? विदेशी मदिरा भारत में बनी विदेशी शराब का आयात कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य से भारत के अंदर, देश के अंदर बनी हुई विदेशी मदिरा का आयात राज्य में अर्थात छत्तीसगढ़ में शुल्क चुकाकर करना चाहता है तो उसे उचित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
निर्यात वाले ज़िले में शुल्क पूर्व भुगतान करने का प्रावधान है। वो भुगतान करने पर ही आप आयात कर सकते हैं। पहले आप शुल्क पटाइए, उसके बाद फिर आप आयात करेंगे। बिना शुल्क पटाए बिना उसे आप आयातित नहीं कर सकते। उनमें नियमों में प्रावधान है, उसका पालन आपको करना होगा। फिर आता है बंधक पत्र द्वारा भारत के अंतर्गत आवेदन करना। बॉन्ड भी भरते हैं अपन। उस बॉन्ड के आधार पर हम क्या होता है कि हम उस बंधक पत्र के आधार पर ही विदेशी मदिरा का आयात कर पाएंगे। फिर अन्य व्यक्तियों द्वारा भारत में बनी विदेशी मदिरा का आयात भी करने का प्रावधान है, जिसका हम अलग से बिंदुवार अध्ययन करेंगे। हम पहले लेते हैं भारत में बनी विदेशी शराब का आयात। इसके लिए सबसे पहले आपको कलेक्टर के पास आवेदन करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि आयातकर्ता का नाम क्या है, आयातकर्ता का पता क्या है, आयातित केंद्र किस केंद्र से आयात करेंगे, कौन से गोदाम से आएगा, उसका नाम क्या है, उसके पता क्या है, किस मात्रा में लेंगे, किस उद्देश्य में लेंगे, और निर्यात स्थल के आयातकर्ता के एजेंट, अगर कोई उसका एजेंट है तो उसका नाम पता, अगर उसका डीलर सब डीलर ऐसा कोई भी नाम या पदनाम है जिसके माध्यम से आपको प्राप्त होना है, उसका नाम पता, उसका पूरा विवरण होना चाहिए। मदिरा पहुंचाने वाली दुकान, किस दुकान में पहुंचाया जाएगा, कौन से मकान में पहुंचेगा, उसका क्या नंबर है, कौन से गोडाउन में रखा जाएगा, गोडाउन की स्थिति कैसी है, सुरक्षित है, असुरक्षित है या निर्धारित है, मापदंडों के अनुरूप है, ये सब चीज़ों का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। और वो गोडाउन कहाँ पर स्थित है उसका भी, अगर वो परिसर का कोई नाम है तो वो परिसर का नाम सहित विवरण देना पड़ेगा। आयात मदिरा में कुछ कंटेंट्स होते हैं, कुछ विवरण होते हैं कि वह शराब या मदिरा में कितने अल्कोहल की मात्रा है, उसमें कौन कौन से अन्य सामग्रियां मिली हुई हैं, ये पूर्ण विवरण का उल्लेख करने के बाद ही शराब का आयात की अनुमति प्राप्त होती है। जब आपको ये पहली प्रक्रिया पूरी कर ली है, आवेदन दे दिए कलेक्टर के बाद, उसका ट्रेजरी में चालान संलग्न करना होगा कि मैं इतना मंगा रहा हूँ, इसका शुल्क इतना होता है, तो वह शुल्क जमा करेंगे। उसके बाद उसका चालान ट्रेजरी में जमा करने के बाद शुल्क दर क्या चीज़ होती है? शुल्क दर वह चीज़ होती है जिसके अंतर्गत आयातकर्ता को आयात के जिले में स्थित कोषालय में शुल्क जमा करना पड़ता है। वही शुल्क की दर निर्धारित होती है। हर प्रकार के अलग अलग मादक पदार्थों के दर अलग अलग निर्धारित होते हैं। निर्यात करने के पूर्व उन दरों का निर्धारण करना, उनका परीक्षण करना और उसके आधार पर सरकारी खजाने में पैसा जमा कराना पड़ता है। वह किया है कि नहीं, यह शुल्क की दरें उससे वेरीफाई की जाती है और वो वेरीफाई करने के बाद ही उसको सत्यापित मानकर आगे बढ़ाया जाता है। अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो आपको आयात का पास मिलेगा। आयात के पास में साफ लिखा होगा कि कौन सी मात्रा में, कितनी, कब, कहाँ से, किस स्थान पर पहुँचेगा, ये सभी चीज़ों का विवरण होता है और यह 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। जैसे 3 प्रतियां सरकारी कार्य के लिए तथा चौथी प्रति आयातकर्ता को दे दी जाती है। यह आयात परमिट निर्धारित प्रारूप में जारी किए जाते हैं, जिसमें फॉर्म नंबर 13, फॉर्म नंबर 14 और फॉर्म नंबर 16 निर्दिष्ट होते हैं। फॉर्म नंबर 13 जो होता है, परमिट जारी किया जाएगा, इसका उल्लेख होता है। 14 में भुगतान करने के संदर्भ में आयात की दशा क्या है, इसका उल्लेख होता है। और 16 नंबर एक प्रकार का बंधक पत्र होता है जिसे परमिट जारी किया जाएगा, उसका उल्लेख उसमें होता है। इसके बाद मदिरा दिए जाने के लिए आदेश। मदिरा दिए जाने के लिए आदेश जो है, उस पास के साथ भाग 2 और भाग 3 से मिलान करने के बाद जिला के प्रभावित क्षेत्र के अनुसार से मदिरा दिए जाने के आदेश जारी किए जाते हैं। ये आयातकर्ताओं को सौंपे जाते हैं ताकि वह मदिरा दिए जाने या प्राप्त किए जाने के संदर्भ में कार्रवाई कर सके। मदिरा की निकासी। फिर मदिरा की निकासी जो होती है, आयातकर्ता जब चौथी प्रति मदिरा के प्रभारी अधिकारी को देकर सौंप देता है, तब जो मदिरा है उसकी मात्रा, उसकी सीसी कहा जाए या बोतल कहा जाए या ड्रम कहा जाए या अन्य पात्र जिसके मापदंड तय हैं, उसकी मात्रा, ये सब के अनुसार से कार्बाइन सील लगाकर खुला नहीं भेजा जाएगा। निर्यात की निकासी, मदिरा की निकासी
निर्धारित मापदंड गुणवत्ता के अनुसार से सीलबंद रूप में ही दिया जाता है। उसके बाद नमूना भी साथ में भेजा जाता है ताकि वह नमूने से परीक्षण कर सके कि जिस मापदंड, जिस योग्यता, दक्षता, मिलावट, अल्कोहल की मात्रा, उसे मिली गई सामग्रियों का परीक्षण समय समय पर किया जा सके और वह सीलबंद सामग्री को ना खोला जा सके। इसलिए नमूने भी तैयार किए जाते हैं जो बिना मूल्य के नमूने के रूप में जांच के लिए अलग से रखा जाता है और उसे सौंपा जाता है। अतिरिक्त शुल्क का भुगतान। यदि अगर इस नमूने के परीक्षण के पश्चात यदि यह सिद्ध हो जाता है कि किसी प्रकार के मदिरा में दिया जाने वाला मात्रा में अधिक या कमी हुई है तो उसमें समायोजन करना और उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाना। यदि अगर किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए अतिरिक्त दंड शुल्क को भी भुगतान करना होगा। तो ये अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के अंतर्गत ये सभी चीज़ें इसमें समाहित होती है। इसके आ जाता है विदेशी शराब के प्रेषण के संदर्भ में आयातकर्ता द्वारा सूचना देना कि मैं कौन सी सामग्री ला रहा हूँ, मैं कौन सी सामग्री राज्य के बाहर ले जा रहा हूँ, इसके देना पड़ेगा और उसे सत्यापित कराना पड़ेगा कि इतनी मात्रा है जो इस अवधि में आई है। वो अवधि और समय सीमा 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह उसके लिए कर सकते हैं। सत्यापन नहीं किए जाने की दशा में वो ऐसे जब माल आता है तो उसको 24 घंटे के अंदर सत्यापन करवाना होता है। यदि अगर वह 24 घंटे के अंदर उसे सत्यापित नहीं करवाता है तो आयातक स्वयं उसके लिए अधिकृत होता है कि वह उस मदिरा को खुलवाकर उसके सत्यापन को पूर्ण करे और उसकी निर्धारित प्रारूप में जानकारी जो है कलेक्टर को अंकित करे, अग्रेषित करे। सत्यापित करना और उसके निर्धारित रजिस्टर में अंकित करना यह कार्य वहाँ के आबकारी अधिकारी का होता है। निर्धारित स्थान पर ही माल उतारना और चढ़ाना चाहिए, उसे किसी दूसरे स्थान पर नहीं उतारा या चढ़ाया जा सकता, इसलिए वहाँ के स्थान का निर्धारण भी आवश्यक होता है। विदेशी शराब का निर्यात। भारत में बने विदेशी शराब का निर्यात जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमको यह प्रमाण पत्र लेना होता है कि हम भारत में कहाँ से खरीद रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं। तो वहाँ पे हमको बताना पड़ता है कि हम बनी हुई शराब के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन में कलेक्टर का प्रारूप लगेगा, शुल्क पटा है तो ट्रेजरी का चालान लगेगा, निर्यात के करने के पास अगर जारी हुए हैं, आपको अनुमति मिली है तो वह आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद बंधक पत्र पर विदेशी शराब का निर्यात। हम बंधक करेंगे, मतलब एग्रीमेंट होगा जिसके अंतर्गत बॉन्ड भरा जाएगा कि इसका हम किसी प्रकार से कोई दुरुपयोग नहीं होगा और निर्धारित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा, यह इसमें उल्लेखित कर उसे दिया जाएगा। इसके बाद इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हम देखें कि कौन कौन सी नियम और प्रक्रिया है। पहला, संपूर्ण प्रक्रिया के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। सक्षम अधिकारी कलेक्टर भी हो सकते हैं, आयुक्त आबकारी भी हो सकते हैं, जिला आबकारी अधिकारी भी हो सकता है। उसके बाद निर्यात का परमिट, आपको निर्यात का परमिट मिला है या नहीं मिला है, आपने ट्रेजरी का चालान जिसमें आपने शुल्क पटाया है उसका उल्लेख होना चाहिए, निर्यात पास जारी किया गया है कि नहीं यह भी देखना होगा। यदि अगर आपकी कोई भी इनमें से एक चीज़ अपूर्ण है तो आपको उसकी अनुमति और प्रक्रिया में लाभ नहीं मिलेगा। भारत के बाहर अन्य देशों से आप आयातित विदेशी शराब का निर्यात कर सकते हैं, जिसके लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना होगा। कलेक्टर के पास आवेदन देंगे तो उससे संपूर्ण वही विवरण होंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कहाँ से आवेदनकर्ता का नाम, पता, उसका परिचय, पहचान, कौन सी दुकान में आएगा, किस प्रकार का आएगा, किस से खरीदेगा, किस दुकान से खरीदेगा, किस स्थान से आएगा, उसका एजेंट कोई है तो उसका विवरण, कितनी मात्रा में आएगा, उसमें अल्कोहल के प्रतिशत कितने होंगे, ये सभी चीज़ें आवेदन पत्र में लिखा रहेगा। यदि अगर इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क लगता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। उसके बाद निर्यात परमिट जारी किया जाना है, तो निर्यात परमिट जब ये सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएगी और उससे वह संतुष्ट हो जाएगा तो निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद निर्यात करते वक्त उसका शुल्क लगेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, एक देश से दूसरे देश के बीच, जो स्थितियाँ बनती हैं उसके अनुसार से उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म नंबर 23 के साथ जमानतदार का बॉन्ड पत्र दिया जाना चाहिए। उसके जो जमानत कौन ले रहा है कि अगर गड़बड़ी होगी तो इसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। आयातक जो दे रहा है वो आवेदन दे रहा है, उसकी जोखिम को कौन स्वीकार करेगा, तो एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है, चाहे वो बैंक से कराए चाहे किसी बड़े व्यापारी से कराए। जैसा संविधान में प्रावधान बताया गया है
जिस प्रकार की वस्तु के आयात निर्यात के लिए जो गारंटर या बॉन्ड होल्डर जो रहते हैं उसकी परिभाषा दी होती है, उसी के माध्यम से उसे करवाना होता है। उसके बाद उसे सत्यापित करना होता है कि मैंने प्रमाणित माल ही खरीदा है, कोई दूसरा माल नहीं आया है, जिसके मिलान और नमूने से परीक्षण कर उसे सत्यापित कराया जाता है। और उसके बाद निर्यात की अन्य शर्तों का यथावत पालन करना। निर्यात की गई वस्तु की अन्य कुछ शर्तें हैं। वो हो सकता है छोटी छोटी सीसी में मंगे, हो सकता है वो बड़ी सीसी में मंगे, हो सकता है मिश्रित अनुपात में मंगे, हो सकता है सीसी कांच की ना वो प्लास्टिक के मांगते हो सकता है वो किसी मेटल का मांगता हो। तो जैसा भी निर्धारित है उस शर्तों का भी उसे पालन करना होगा। ऐसा नहीं कि उसे बोला कि मैं 500 लीटर मंगा रहा हूँ तो 500 लीटर जर्किन में भी आ सकता है, 100 के 100 ml के बोतल में आ सकता है, 1 लीटर के में भी आ सकता है। तो ये तय होगा वो परिभाषा के अनुसार। यदि अगर उसका डोमिनेशन चेंज हुआ, पैकिंग के आकार प्रकार चेंज हुए, तो निश्चित तौर पर उसमें शुल्क की दर अलग अलग निर्धारित हो जाएगी। इस प्रकार हमने प्रारंभिक अधिकार में देखा, पहले अध्याय में देखा कि हम किस प्रकार से आबकारी शुल्क के अंतर्गत वस्तुओं के निर्यात के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अब हम अध्याय 2 में भाग 2 में जाएंगे, जिसे मादक पदार्थों के निर्माण, उसकी बोतल भराई, उसका कब्जा, उसका विक्रय, उसका लाइसेंस, उसका परमिट और पास के संदर्भ में कौन कौन सी नियमों और प्रावधानों का उल्लेख है, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अगले अध्याय पे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।